न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए आज नीट टेस्ट 4 का पेपर डिस्कशन लेकर आई हूं, जिसमें आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद के क्वेश्चन यानी कि 76 से 100 तक के क्वेश्चंस आपके सर डिस्कस करेंगे। तो आज इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, लेकिन हमें मिशन नहीं बोलना है जो नीट 2025 का है, नीट क्रैक करना है और हम सब का यही मिशन है। हमारे सर का भी यही मानना है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन में आगे बढ़ते हैं, अपने पेपर डिस्कशन को बहुत ही अच्छा करते हैं और नीट को क्रैक करते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज का डिस्कशन। चलो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी जरूर लगा दे भाई, अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे। फटाफट सभी बच्चे आ जाएं, स्टार्ट किया जाए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा पेपर डिस्कशन है ये, नीट का टेस्ट नंबर 4। ठीक है, चलो 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बोल रहा है दिए हुए निम्न तत्वों को उनके द्वितीय आयनन विभव ऊर्जा के सही क्रम में बताइए। यानी कि यहाँ पर तत्वों के कुछ क्रम दे रखे हैं, ठीक है, और उनको हमें उनके सही क्रम में रखना है। कौन सा आयनन विभव ऊर्जा, द्वितीय आयनन विभव ऊर्जा में। ठीक है, तो सबसे पहले इन तत्वों को देखो ध्यान से, कौन कौन से तत्व मेजरली यूज करे गए हैं यहाँ पर। सोडियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन और फास्फोरस। अब अगर इनके विन्यासों को अगर आप ध्यान में रखते हुए बात करोगे तो सोडियम का सबसे पहले यहाँ पर विन्यास देखो। सोडियम का विन्यास, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। ठीक, 1s2, 2s2, 2p, 6 और 3s1 है ना। ठीक है, हो गए ना 11, 6 4 10 11। अब देखो पहली आयनन ऊर्जा में तो ये निकल जाएगा, ठीक है, पहली आयनन ऊर्जा में ये निकल जाएगा, तो फिर दूसरी आयनन ऊर्जा में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी ऑर्बिटल, सभी कक्षक जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पर युग्मित तो होंगे, है ना। तो आप देखोगे तो 6 4 10 ये एक अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेगा, तो इसमें आयनन विभव ऊर्जा, द्वितीय आयनन विभव ऊर्जा अत्यधिक हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बाकी सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए देखें तो कोई भी अक्रिय तत्व की संरचना को नहीं प्राप्त कर रहा है, तो यानी कि सोडियम की सबसे ज्यादा द्वितीय आयनन विभव ऊर्जा होगी। तो हमारा आंसर सबसे ज्यादा हाईएस्ट इधर होना चाहिए। ठीक, अब ऑप्शंस की तरफ देखो, कहां कहां पर सोडियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो नहीं है, फास्फोरस की बता रहा है, गलत। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखो सोडियम की बता रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन में सल्फर की बता रहा है, तो ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन में सोडियम को बता रहा है, यानी कि अब हमारे ऑप्शन में 2 और 4 ऑप्शन जो है वही रह गए हैं जिनमें कंपटीशन होना है। बाकी के कौन से, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शंस गलत हो गए ऑलरेडी। ठीक, अब अगर हम बात करें किसी और तत्व को ले लेते हैं। चलो अब किस तत्व को लेंगे, अगर हम बात करें फास्फोरस और सल्फर को ले लोगे। ठीक, फास्फोरस और सल्फर को लोगे तो इसमें द्वितीय आयनन विभव ऊर्जा जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी, सल्फर की ज्यादा होगी। ठीक है, सल्फर की ज्यादा होगी, तो अब यहाँ पर सल्फर आ जाएगा फिर। ठीक, उसके बाद फास्फोरस की होगी, उसके बाद फास्फोरस की होगी। अगर आप सबके इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे और सबकी आयनन विभव ऊर्जा देखोगे ना, तो आपको जो अरेंजमेंट मिल रहा होगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। सोडियम की होगी सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे कम होगी सिलिकॉन की। सबसे कम किसकी होगी, सिलिकॉन की होगी, क्योंकि वहां से द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे तो एल्यूमिनियम की हो जाएगी, फिर हो जाएगी फास्फोरस की, उसके बाद आ जाएगा सल्फर। ठीक है, ये क्रम रहने वाला है, इस तरह का क्रम रहेगा। ठीक है, तो आंसर में ऑप्शंस में देखोगे तो कौन सा क्रम ये फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 और 4 में ही देखना है, तो सिलिकॉन एल्यूमिनियम बराबर है। अब फास्फोरस और सल्फर में कंपटीशन है ना, तो यहाँ पर फास्फोरस वाला जीत गया, यानी कि इसकी ज्यादा, इसकी सल्फर के मुकाबले कम होगी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह आप आयनन विभव ऊर्जा दूसरी देख सकते हो। देखो प्रथम आयनन विभव ऊर्जा में तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, द्वितीय में निकालने के लिए ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी, है ना। तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 नंबर का क्वेश्चन। 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है M2+ का, ठीक है। M2+ कोई तत्व दे रखा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब बोला जा रहा है इसका परमाणविक भार यानी कि A दिया गया है। क्या दिया गया है, A कितना है, 56 दिया गया है। कितना दिया गया है, 56। अब बोला जा रहा है M के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। M के नाभिक में बताना है, ना कि M2+ के, ठीक। तो M2+ क्या बता रहा है आपको, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, कितने हो गए, 6 4 10, ठीक है। 2 12 6 18 और 6 कितने हो गए, यहाँ पर पूरे टोटल आप गिनोगे तो, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप टोटल करोगे, पूरा टोटल करोगे तो कितने बन रहे हैं, 24 बन रहे हैं ना, 24 इसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, है ना। इसके अकॉर्डिंग 24 बन रहे हैं। इसमें 2 और ऐड कर दो, यानी कि 2 निकल गए हैं ना, तो +2 ऐड कर दोगे तो 26 आपका परमाणु क्रमांक बन जाएगा, Z, ठीक। Z आ गया, ठीक है। अब Z आ गया तो आपको पता है फॉर्मूला आप सभी को, अगर Z 26 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 26 ही होगी, ठीक। तो एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ रखा है, A = P + N। N कैसे निकालोगे, A - P कर दो, N की वैल्यू आ जाएगी। A क्या है, 56, P क्या है, 26, N की वैल्यू कितनी आ गई, 30, है ना। कितनी आ गई, 0, और इधर 5 में से 2 गए 3, 30, ठीक। तो यहाँ पर जो M के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है वो कितनी आ गई, 30 आ गई। यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर है। तो 4th ऑप्शन इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए आगे। 52 तक की चीजें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, क्रमशः ग्रुप यानी कि समूह की बात हो रही है ना, और आवर्त जिसमें सबसे ज्यादा तत्वों की संख्या होती है, तो कौन सा होता है, देखो 3rd ग्रुप होता है और 6ठा आवर्त होता है, यानी कि तीसरा वर्ग, ठीक, तीसरा वर्ग व 6th वाला आवर्त, जिसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है, ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। अगर हम बात करें कितनी होती है बताओ भाई, देखो उसमें लेंथेनाइट जुड़ जाता है ना, इसलिए तो ज्यादा हो जाती है, वहां 32 हो जाते हैं तत्व, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। यहाँ पर इस आप पीरियोडिक टेबल यानी कि अपनी आवर्त सारणी देखोगे आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, तो जो 6ठा आवर्त और तीसरा वर्ग है ना, यहाँ पर आप देखोगे एक नई श्रेणी बन जाती है जिसे नीचे क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है, लेंथेनाइट, है ना। तो वहां पर वो तत्व भी ऐड हो जाते हैं, तो वो बढ़कर कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन व कार्बन में सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या किसकी होगी, यानी कि यहाँ पर रेडियस की बात हो रही है, किसकी होगी। अब देखो यहाँ पर बात करी जा रही है जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें किस प्रकार की जो ट्रेंड्स होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो, बाएं से दाएं, क्या होता है, जो त्रिज्या होती है, यानी कि हम परमाणु का आकार भी कह सकते हैं, परमाणु आकार कम होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है,
इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखोगे तो वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो सब एक ही कोश में होंगे, वहां पर कोश नहीं बढ़ रहा होगा, कोश एक ही होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, परमाणु क्रमांक तो बढ़ ही रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के इतने प्रतिकर्षण होते हैं, नाभिक इतना अपनी तरफ खींच लेता है उन इलेक्ट्रॉनों को, तो वहां पर एक फोर्स काम कर रहा होता है जिसकी वजह से उनका साइज कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो खींचेगा तो क्या होगा, साइज कम होगा। तो इसीलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो साइज होता है, परमाणु आकार होता है, वो कम होता है, लेकिन वर्ग में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वर्ग में क्या होता है, एक नया कोश ऐड हो जाता है, नीचे एक नया कोश ऐड होता जाता है। ठीक है, समझ में आया लॉजिक? ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिथियम को देखो इस तरह से है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और फिर क्या आता है, बोरॉन और कार्बन में पूछा गया है। तो ये आवर्त का ही तो बताया गया है, तो आवर्त में इधर पे जाने पर त्रिज्या कम हो रही होगी, साइज कम हो रहा होगा, तो सबसे सर्वाधिक किसकी होगी त्रिज्या, लिथियम की होगी। ठीक है, आप एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ है, एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें सारी त्रिज्याएं ग्रुप वाइज और आवर्त वाइज यानी कि समूह के साथ और आवर्त के साथ दे रखी है, जिसमें अगर आप लिथियम की बात करोगे तो इसकी त्रिज्या सबसे अधिक होती है 152 पिकोमीटर। ठीक है, कितनी होती है, 152। क्लियर, इतना समझ में आ गया, 152 पिकोमीटर होती है, बाकी सबकी घटती चली जाती है। तो सर्वाधिक त्रिज्या पूछी गई थी, तो सर्वाधिक त्रिज्या किसकी हो गई, लिथियम की हो गई। ठीक, एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है, पूरा प्रॉपरली इस तरह से ग्राफ बनाया गया है, वो देखोगे आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो बाकी ये ऑप्शन गलत हो गए ना। चलो 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हीलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता समान है, किसके समान है, हीलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो विन्यास होता है वो काफी स्थायी होता है। तो यहाँ पर देखो इनमें से किसका विन्यास जो है वो स्थायी है, यानी कि किसके कक्ष में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, युग्मित हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे तो सिर्फ मैग्नीशियम होगा, सिर्फ मैग्नीशियम होगा। उसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो इसका 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक, देखो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से युग्मित हैं। और बाकी अगर आप बात करोगे कार्बन 6 होता है ना, ये मैग्नीशियम के लिए हो गया, कार्बन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 6। और क्या क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन का 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p, कितना आ जाएगा, 6 4 10 2 12, और यहाँ पर आ जाएगा 12 5 3p5। ठीक है, 12 5 17। और देखो क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, 1s2 2s2 2p4, 8 होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका है। हीलियम का देखोगे तो हीलियम का भी वही है, 1s2, उसका भी स्थायी विन्यास है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी शून्य हो जाएगी, तो मैग्नीशियम की भी शून्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, ऑक्सीजन का 4 2 6 2 8। ठीक, मैग्नीशियम का आपको पता है कितना होता है, 6 4 10 2 12। उसके बाद कार्बन का 6 होता है, 2 2 4 2 6। क्लोरीन का 17 होता है, तो 6 4 10 और 7 17। ठीक है, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 56 क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि इनका जो विन्यास होता है ना वो स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी विन्यास, यहां लिख देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बंद बर्तन में 1 ग्राम मैग्नीशियम का दहन, 1 ग्राम मैग्नीशियम का दहन किसके साथ कराया जा रहा है, 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कराया गया। अब बोला जा रहा है कौन सा अभिकारक शेष रह गया, यानी कि कितना बच गया, शेष रह गया कौन सा अभिकारक, और कितना कितना शेष रह गया, उसकी मात्रा भी आपको बतानी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीमांत अभिकर्मक का क्वेश्चन है।
किसका क्वेश्चन है? सीमांत अभिकर्मक का। तो पढ़ो भाई, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मैग्नीशियम की वैल्यू दे रखी है और ऑक्सीजन की वैल्यू दे रखी है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसकी रिएक्शन आप सभी को पता है, बहुत बेसिक रिएक्शन है, बचपन में क्लास 10th में पढ़ रखी थी आप सभी ने। जब मैग्नीशियम को हम दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम, इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे अगर तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम को इतने ग्राम ऑक्सीजन में दहन किया गया, तो हमें ये बताओ यहाँ पर कुछ अमाउंट बना, लेकिन कुछ ना कुछ तो शेष रह गया। क्या शेष रह गया है और कितना शेष रह गया है ये बताना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पर इनके मोलों की संख्या निकाल लो, ठीक है। हमें यहाँ पर रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री देखकर ये पता चल रहा है कि 2 मैग्नीशियम लगे हैं 1 ऑक्सीजन के साथ, तब जाकर हमारी रिएक्शन पूरी हो पाई है, तब जाके ये अभिक्रिया पूर्ण हो पाई है ना। तो इसी हिसाब से अगर हम करें तो 1 ऑक्सीजन बराबर 2 मैग्नीशियम के मोल, है ना। तो यहाँ पर कितना दे रखा है इसका? सबके मोल निकाल लो, कितनी वैल्यू दे रखी है सबसे पहले तो ये बताओ। इन दोनों के मोल निकाल लिए जाएंगे आसानी से, है ना। मोल तो आसानी से निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? W दे रखा है 1 ग्राम, ठीक है, और मैग्नीशियम की बात करोगे तो ये कितना हो गया? 24। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी बताओ? मोल, ठीक है, ये क्या है? मोल होंगे, N लिख देते हैं यहाँ, लेकिन किसके? मैग्नीशियम के। इसी तरह ऑक्सीजन के मोल कैसे पता लगेगा? 0.56 ग्राम अपॉन में कितना हो जाएगा? 32। तो इन्हें हल करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, देखो क्या वैल्यू आएगी। इनको हल करोगे तो एक की वैल्यू आएगी 0.041, 0.041, और एक की वैल्यू आएगी 0.075, ठीक है। ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी 0.017 ये आएगी, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आ गई, ये एक वैल्यू आएगी। क्या है ये? मोलों की संख्या है। वैसे देखकर तो यहाँ से भी पता चल रहा है ये ज़्यादा है ना, लेकिन अब हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देखो इतने ग्राम लगा है, इतने मोल लगे हैं, तो 2 मैग्नीशियम के लिए कितने लगेंगे? जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 0.017 इंटू 2, है ना, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की वैल्यू पता चल जाएगी 0.35 ग्राम मैग्नीशियम यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ से आप इसका मास निकाल लोगे, इसका मास निकाल लो। कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर दो। मास कैसे निकालोगे? आपको ये वैल्यू पता चल गई है, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करा दो भाई। 0.035 आया है ना, 0.0035, ठीक है, 0.035 आया है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करा दोगे 24 में, 35 इंटू 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.84, ठीक, क्या आ जाएगा? 0.84 ग्राम आ जाएगा। हमें इतना पता चल गया कि कुल जो मात्रा है वो 0.84 है, लेकिन 1 ग्राम यूज किया गया है, तो 0.84 1 माइनस कर दो तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 0.16 आ जाएगी ग्राम। यानी कि एक्सेस में कौन है? एक्सेस में कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है? 0.16 ग्राम ज़्यादा है। तो ऑप्शन देखो, मैग्नीशियम ज़्यादा है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन कितना? 0.16 या 0.44? 0.16, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। क्लियर? ये क्या आ गए? इनके मोल आ गए ना, ये क्या आ गए? 0.035 इतने के लिए, यानी कि 2 स्टाइकियोमेट्री रखा गया यहाँ पर 2, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में नाइट्रोजन का लैसग्ने परीक्षण होता है। लैसग्ने, ठीक, लैसग्ने परीक्षण कौन नहीं देता है? तो यहाँ पर अगर आप सबको देखोगे,
ठीक है, ज्यादातर ऑप्शन देखो नाइट्रोजन का जो लैसिग्ने परीक्षण है वो नहीं देता है जिनमें कार्बन ना मौजूद हो, ठीक है, कार्बन नहीं होता है, ठीक। तो कार्बन मौजूद इन सब में है, एक को छोड़कर पहचानो जिसमें कार्बन जो होता है वो प्रेजेंट ना हो, वो ये टेस्ट नहीं देते। तो इसमें भी कार्बन मौजूद है, इसमें भी कार्बन मौजूद है, इसमें भी है, लेकिन हाइड्राजीन में नहीं होता है। NH2 बनता है ना, NH2 होता है, तो हाइड्राजीन में कार्बन नहीं मौजूद है, इसलिए ये लैसग्ने परीक्षण नहीं देगा, नाइट्रोजन का लैसग्ने परीक्षण नहीं देगा। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। हाइड्राजीन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इन सब के फॉर्मूले तो पता है, इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला C6H5NH2 एनालीन है ना, और हाइड्राजीन का तो बता ही दिया है हमने, हाइड्राजीन का क्या होता है NH2NH2, और बचा क्या एसिटामाइड, एसिटामाइड का क्या हो जाएगा C2H5NO, और कौन बचा मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड का क्या हो जाएगा C2H3N। ठीक, यानी कि ये साइनाइड है ना, CN बन जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप खुद आप देख सकोगे कि इसमें नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्रण है ABCD, ठीक, एक मिश्रण है जिसमें कार्बनिक यौगिक उपलब्ध है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट है, जिसमें केवल C ठोस अवस्था से गैस अवस्था में जा रहा है, यानी कि जो C वाला है वो क्या कर रहा है, ठोस अवस्था से ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब कह रहा है मिश्रण ABD के मिश्रण से अगर C को अलग करना है, मान लो एक कंटेनर है जिसमें ABCD ये सब है, ठीक है, हमें इतना पता है जो C वाला यौगिक है वो कैसा है, वो ठोस तो सारे है, लेकिन ये ठोस से गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। कैसे, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि अगर हमें इन सब में से C को निकाल देना है, C को हमें निकाल देना है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि बताओ, C अलग किस विधि द्वारा किया जाएगा। तो आप देख रहे हो इसका गुणधर्म क्या है, ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना। ठोस से गैस अवस्था में जब कोई परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रम को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, है ना, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम अपना आंसर ये कह सकते हैं कि सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम ABD में से C को निष्कासित कर सकते हैं, यानी कि अलग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 59 नंबर का क्वेश्चन, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 59 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, यौगिक दे रखा है, उसका सही IUPAC नाम पूछा गया है ना, जो यौगिक है उसका सही IUPAC नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो यहाँ पर ये यौगिक दे रखा है, इसका IUPAC नाम बोला गया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 इथॉक्सी है ना, 2 इथॉक्सी है, और डाईमेथिल, ये देखो 2 मैथिल समूह लगे हुए हैं, ठीक, तो डाईमेथिल हो जाएगा। तो सबसे पहले डाईमेथिल वाले सही करना है, ठीक, डाईमेथिल लेकिन सब में है ना, डाईमेथिल सब में है। अब अगर आप देखोगे तो साइक्लो, ये जो श्रेणी बन रही है वो साइक्लोहेक्सेन की बन रही है। अगर गिनोगे तो ये हेक्स यानी कि 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला बन रही है, जो साइकिल बन रही है, जो चक्र बन रहा है वो 6 कार्बन परमाणु से है। ठीक, तो साइक्लोहेक्सेन वाला सही होगा, तीनों में है तो ये वाला तो कट जाएगा पहले। अब इन तीनों में आओ तो आप नंबरिंग जब आप नंबरिंग करोगे, पहले तो आपने ग्रुप देख लिया, तो यहाँ पर 2 इथॉक्सी, दूसरे वाले पर इथॉक्सी है, ठीक, तो दूसरे पर इथॉक्सी है और पहले वाले पर 2 मैथिल है, यानी कि 1-1, ठीक, पहले वाले पर 2 मैथिल है, एक पर और दूसरे एक पर डाईमेथिल, और क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो यानी कि यहाँ पर ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, सही होना चाहिए ना। क्या हो गया, 2 इथॉक्सी
1,1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, समझ आ गया? तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 60वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 नंबर का कह रहा है निम्न यौगिक का सही IUPAC नाम बताओ। इसका भी सेम वही है। यहां पर नंबरिंग कैसे करोगे आप लोग? यहां पर नंबरिंग देख लेते हैं। यहां पर नंबरिंग कैसे होगी? यहां पर इसे हम 1 कर लें। ठीक, ठीक है, यहां से होगी नंबरिंग, फिर 2, 3, 4। ठीक, और बताओ कैसा होगा? और यहां पर आ जाएगा 5। ठीक, तो अब देखो 1 पर, 2 पर क्या लगा हुआ है, 3 पर क्या लगा हुआ है, इस हिसाब से आप देखो 5 पर क्या है। तो यहां पर सीधे सीधे 5 पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है समूह, तो 5 वाला सही होगा। तो यानी कि पहला ही ऑप्शन हमें राइट मिल गया। साइक्लोपेंटुइन, पेंटुइन क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या है। और क्या होगा? यहाँ पर देखोगे तो दूसरे वाले पर इन है ना, द्विबंध है। क्लियर? तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा सही आंसर? 60वें का फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ आगे बढ़ा जाए। चलो 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमोनियम फॉस्फोमोलिबेट होता है, यानी कि यहाँ पर ये आपको नाम दे रखा है, इसका सूत्र बताओ। इसका सूत्र बताओ क्या होता है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस में से बताओ क्या इसका सही सूत्र होगा। तो अमोनियम फॉस्फोमोलिबेट, ठीक है, क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है NH4 का होल थ्राइस, और क्या हो जाएगा आगे? फॉस्फोमोलिबेट। ठीक, यहां पर ये 12 लग जाएंगे और O कितना हो जाएगा? O यहाँ पर 40 होते हैं। O कितने होते हैं? 40 होते हैं। तो अब देखो ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है? यही होता है फॉर्मूला। देखो सबसे पहले NH4 का होल थ्राइस, NH4 का होल थ्राइस किस में है? ढूंढो जल्दी से। फर्स्ट में है, थर्ड में है और फोर्थ में है, यानी कि सेकंड वाला तो कट गया, सेकंड वाला कट गया। ठीक है, उसके बाद देखो फॉस्फो यानी कि फॉस्फोरस जो है वो 1 है, फॉस्फोरस सब में 1 है। ठीक है, अब मोलिब्डेनम की देखो 12 होनी चाहिए संख्या, तो यहाँ पर सेकंड तो कट गया है, यहाँ पर ये 12 है। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन 10 है, तो थर्ड वाला कैंसिल हो जाएगा ना। अब बचा कौन? फर्स्ट और फोर्थ बचा। ऑक्सीजन की वैल्यू देखो 40 होनी चाहिए, तो फर्स्ट वाले में देखोगे तो 12 त्याई 36 और 4 40। ठीक, तो ये भी लग रहा है। फोर्थ वाला देखो यहाँ पर 12 चौको कितना होता है? 48, और यहाँ 4 हो जाएगा, 52 थे तो गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला हमें सही बता रहा है। यहाँ पर अमोनियम जो है ये 4 हो जाएगा, NH4 का होल थ्राइस। फॉस्फो 1 हो गया, ऑक्सीजन कितना है? 3, 12 त्याई 36 और 4 40, मोलिब्डेनम कितना है? 12। तो यही हमारा सही फॉर्मूला, यानी कि 61 का ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट होगा। बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, सही सूत्र ये होता है, इसी हिसाब से यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 क्वेश्चन, 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 0.4 ग्राम कार्बनिक यौगिक 22.4 ml नाइट्रोजन गैस 273 केल्विन तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर देता है। नाइट्रोजन का प्रतिशत कार्बनिक यौगिक में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपने नाइट्रोजन प्रतिशत के लिए विधि सीखी हुई है, ड्यूमा विधि, जल्डॉल विधि, ये सब सीखा हुआ है। तो आप लगा दो विधि, फॉर्मूला लगा दो। प्रतिशत जब हम N की निकालते हैं तो क्या होता है? फॉर्मूला 1/8 इंटू किसका आयतन? नाइट्रोजन का। ठीक, अपॉन में W, ये फॉर्मूला होता है। सब कुछ दे रखा है आपको, जस्ट क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। तो 1/8 इंटू 22.4
अपॉन में W कितना है 0.4 ग्राम दे रखा है। जब आप इसे हल करोगे तो अब जब इसे हल करोगे तो ये बन जाएगा आपका 56, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1/8 गुणे 56, ठीक। अब 8 सत्ते 56 यानी कि 7% यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है 7। देखो ऑप्शंस में फर्स्ट गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है, यानी कि 7% वाला आंसर यहाँ पर सही होगा, ठीक है। समझ आ रहा है? 62 नंबर तक के क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए फिर 63, ठीक है। यहां तक सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कितने विषम चक्रीय यौगिक होंगे। विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में बोला गया है। अब भाई विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं सभी को पता है, ठीक। देखो ये तो समचक्रीय, ये गलत हो गया, ठीक। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ये भी गलत हो गया, सेम वैसे ही है। यहाँ पर नाइट्रोजन है तो, पर ये रिंग के एकदम बाहर है। अगर आप रिंग देखोगे तो ये इसके एकदम बाहर है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। अब इसमें देखोगे तो ये रिंग के बाहर ऑक्सीजन लगा है, यानी कि एक ये हो गया विषम चक्रीय, ठीक। दूसरा देखो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये भी विषम चक्रीय हो गया। इसमें देखो रिंग के बाहर NH लगा हुआ है, ये भी विषम चक्रीय हो गया। यहाँ सल्फर लगा हुआ है, ये भी विषम चक्रीय हो गया। यानी कि 4 यहाँ पर जो यौगिक है वो कैसे हैं, ये विषम चक्रीय हैं। ये कैसे हैं, विषम चक्रीय, ठीक है। समझ में आई यहां तक की बात। तो संख्या कितनी है 4। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। बाकी के ऑप्शंस गलत होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सोडियम निष्कर्ष की क्रिया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से कराने पर बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति इंगित करता है। किसकी उपस्थिति इंगित करता है। देखो ये लैसैग्ने परीक्षण से संबंधित है। जब आप सल्फर की उपस्थिति देखते हो तब बैगनी कलर यहाँ पर हमें इंगित करता है। बैगनी रंग से हमें पता चलता है कि सल्फर वहां पर उपस्थित है। तो सीधा सीधा आंसर आपको मिल गया यहाँ पर कि जब सोडियम निष्कर्ष की क्रिया हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से कराते हैं तो जो बैगनी रंग मिलता है वो हमें बताता है कि सल्फर मौजूद है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आ गया 64 का 1 सल्फर। ये पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में। जब आप लैसैग्ने परीक्षण सल्फर के लिए कर रहे होते हो, सल्फर का परीक्षण हो रहा होता है, तब आपको वहां पर दिखाएगा कि बैगनी रंग वहां पर मिल रहा होता है, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, ये क्लियर है। चलो तो 64 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 65 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि आईयूपीएसी नाम कुछ दे रखे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर आईयूपीएसी नाम दे रखे हैं। अब बताना है कौन सा आईयूपीएसी नाम सही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो ये जो थर्ड वाला है ये हमारा राइट आंसर होगा। कैसे, देखो ये भी जानते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस ऑप्शन के लिए, जो नाम दे रखा है 4 मेथिल पेंट 3 इन ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग में स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से अल्कोहल समूह के पास से, ठीक है। तो यहाँ 1 देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब नंबरिंग स्टार्ट की ये 1, ठीक, 2, 3 और 4, ठीक, ये बन गया। और यहाँ पर ये बन जाएगा 5, क्लियर है। अब देखो अब क्या करना है, तो यहाँ पर 1 पर 4 मेथिल, ठीक है, 4 पेंट, 5 श्रृंखला बन रही है 5 कार्बन परमाणुओं की। अब यहाँ पर जो 3 इन ऑल लिखा है ना उसकी जगह 2 होना चाहिए, देखो 2, और 1 पर ऑल समूह यानी कि अल्कोहल समूह लगा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 in 1 ऑल, 2 in 1 ऑल, है ना, यही तो होना चाहिए। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 in ऑल लिखा है, 3 पर इन और ऑल, तो ये इसी वजह से गलत होता है, ठीक है। ये इसका राइट होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो भाई यही सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, यानी कि 65 के बाद 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर ये यौगिक दे रखा है। अब बोला जा रहा है उपयुक्त यौगिक में कितने क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। ठीक है, कितने क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एल्कोहल हो गया, फिर यहाँ पर COOH, ठीक है, एक ये हो गया और एक समूह ये हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4 क्रियात्मक समूह यहाँ पर उपस्थित हो गए, है ना, यही तो है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त यौगिक में कितने क्रियात्मक समूह हो गए, 4। तो देखो फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकंड राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा। यहाँ पर एक यौगिक दे रखा है जिसका IUPAC नाम आपको बताना है। अब N के पास 2 मैथिल समूह यहाँ पर लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा N, डाइमिथिल। ठीक, तो इन दोनों में, तीनों में ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है CHO। तो जब यहाँ पर N के साथ CHO लगा है तो एमाइड, यानी कि क्या बन जाएगा N, मिथेनामाइड। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, N, डाइमिथिल मिथेनामाइड, ये राइट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन गलत, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑल यानी कि अल्कोहल समूह तो लगा नहीं है, गलत हो गया। कार्बेल्डिहाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर बचा कौन, ऑप्शन नंबर 2 राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन में यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, इस तरह से 3 स्टेटमेंट टाइप के दे रखे हैं जिनमें यौगिक दे रखा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ देखो 5 श्रृंखला, 1 2 3 4, इसी तरह यहाँ पर ये। ठीक, अब देखो, अब बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा श्रृंखला समावयवी है, इनमें से कौन है जो श्रृंखला समावयवी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ श्रृंखलाओं में तीनों में इफेक्ट पड़ रहा है, तीनों के जो चेन आइसोमर्स बन रहे हैं तीनों ही हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो तीसरा भी, पहला और दूसरा भी, तो उपयुक्त सभी, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के गलत हो जाएंगे ऑप्शन, यानी कि हैं तो सारे ही, फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं हो सकता, सेकेंड और थर्ड नहीं हो सकता, फर्स्ट और थर्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकते हैं कितने, तीनों ही श्रृंखला समावयवी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 69 6 और 3। तो यहाँ पर डाइनाइट्रोबेंजीन पहले देखो, ठीक है, एक बार इनकी जो स्थिति होगी जब आप चेंज कर रहे होगे, ठीक है, तो एक बार इस तरह से चेंज कर लोगे, एक बार इसे यहाँ पर लगा लिया, एक बार इसे, एक बार यहाँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर लगा रहे होगे, यहाँ पर लगा रहे होगे, तो यहाँ पर स्थितियाँ चेंज हो रही होंगी। तो अगर हम देखें तो इसके समावयवी कितने बन गए, एक तो ये हो गया, दूसरी बार यहाँ आ जाएगा, तीसरी बार ये। ठीक, तो 3 समावयवी इसके बन गए, तो ऑप्शन ये सब गलत हो जाएंगे। तो डाइनाइट्रोबेंजीन के कितने समावयवी हो गए, 3 समावयवी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखो 70 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, समावयवी यौगिक हैं जिनमें, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, समावयवी यौगिक क्या होते हैं आप सभी को पता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समावयवी यानी कि आइसोमर्स, है ना, आइसोमर्स इस तरह से लिख लेते हैं। आइसो का मतलब होता है समान, ठीक है, मर्स का मतलब हो गया यूनिट यानी कि इकाई, क्या हो गया, इकाई। ठीक, अब देखो समान इकाई होगी लेकिन इनके गुणधर्म जो होंगे वो भिन्न होंगे, तो यानी कि समान सूत्र होगा, समान अणुसूत्र, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुणधर्म है वो भिन्न हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं एक दूसरे के। तो ऑप्शन में देखो अणुसूत्र भिन्न होते हैं, नहीं, अणुसूत्र व भौतिक गुण समान होते हैं, नहीं, जिनमें भौतिक गुण व रासायनिक गुण समान होते हैं, नहीं, यही तो भिन्न होते हैं। समान अणुसूत्र परंतु भिन्न भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल का समावयवी बताओ। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 OH। ठीक, इसका समावयवी बताना है, तो इसका एक समावयवी इन ऑप्शंस में देखो क्या होगा, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक ये बन जाएगा CH3 OCH3, है ना। तो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है,
हाइड्रोजन सेम है, एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखो अणु सूत्र समान है लेकिन प्रॉपर्टी भिन्न भिन्न है, तो इसका समावयवी, इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी मिथेन। ठीक है, मिथॉक्सी मिथेन बन जाएगा ये। क्लियर है? तो एथॉक्सी एथेन नहीं होगा, गलत, मिथेनॉल नहीं होगा, एसीटोन नहीं होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथेन हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 72, यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 72, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अमीन निम्न में से किस समावयवता के उदाहरण हैं? ठीक है, प्राथमिक अमीन की बात करो, द्वितीयक अमीन की बात करो, तृतीयक अमीन की बात करो, ये तीनों किस तरह का समावयवता प्रदर्शित करते हैं? क्रियात्मक। किस तरह का? क्रियात्मक समावयवता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर। तो यहाँ पर क्रियात्मक यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया 72 नंबर का क्वेश्चन। चलो 73 की तरफ आगे बढ़ा जाए। 73 क्या कह रहा है, एसीटोन और प्रोपेनल के द्वारा कौन सी समावयवता प्रदर्शित करी जाती है? तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होगा? एसीटोन का अगर आप देखो CH3 CO CH3। ठीक, ये क्या हो गया, एसीटोन के लिए हो गया ना। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, प्रोपेनल यानी कि CH3 और क्या हो जाएगा, CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। तो यहाँ पर देखोगे तो आप ग्रुप अलग अलग हो रहा है ना, समूह अलग हो रहा है। कौन सा? क्रियात्मक समूह अलग अलग हो रहा है, क्रियात्मक समूह। तो इन दोनों में किस तरह की समावयवता प्रदर्शित हो रही है? क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित हो रही है ना, क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित हो रही है। समझ में आ गया? क्लियर है? इतना क्लियर है? ये आंसर देखो, ये एसीटोन के लिए है। ठीक है, ये एसीटोन, और ये किसके लिए है, यहाँ पर इसके लिए बना है, प्रोपेनल के लिए है ये स्ट्रक्चर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 74 यानी कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 74, इसके बाद 75। ठीक है, 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन मध्यावयवता दर्शाते हैं? कौन मध्यावयवता दर्शाते हैं? ईथर, ठीक है, थायो ईथर, और कौन दर्शाते हैं? अमीन। ठीक है, द्वितीयक यहां पर। क्लियर है? अब ये 3 तरह के हैं। अब देखो इनमें अगर देखोगे फर्स्ट वाले में CH3 CO CH2 CH2 CH3, इसी तरह इधर देखो फर्स्ट वाले में CH3 CH2 CH2 CH3 O लगाकर बाद में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ही है जो मध्यावयवता को प्रदर्शित कर रहा है। बाकी दूसरे वाले को देखोगे तो इसे क्या किया गया है, जस्ट C2H5O C2H5 CH3 CH2 यहाँ पर देखो समूह अलग हो गया, गलत हो गया ये। ठीक है, इसके बाद इसे देखोगे तो जस्ट पलट दिया गया है, CH3O C2H5 तो CH3 CH2O CH3 यानी कि जस्ट पलट दिया गया है, ये इधर आ गया है, ये इधर आ गया है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कीटो समूह लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर एल्डिहाइड लगा हुआ है। ठीक, ये कीटो ये एल्डिहाइड, तो ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये किस तरह के हो गए, तो क्रियात्मक समावयवता हो गई ना, क्रियात्मक हो गई ना। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक, ये भी क्रियात्मक हो गया, सेकेंड वाला अगर देखोगे तो ये भी क्रियात्मक। फर्स्ट वाला बचा जो मध्यावयवता को प्रदर्शित कर रहा है, जो मध्यावयवता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का 74। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर 2 यौगिक दे रखे हैं। ठीक है, ये 2 यौगिक दे रखे हैं, इनमें पूछा गया है कि इसमें स्थान समावयवता है, श्रृंखला है, क्रियात्मक है, या उपरोक्त सभी है। तो आपको बताना है कैसे। देखो इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, इसी तरह इधर भी देखो 1 2 3 4 5, श्रृंखला तो समान है यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर क्रियात्मक समूह डिफरेंट हो रहा है ना,
क्रियात्मक समूह यहाँ पर डिफर कर रहा है, तो यानी कि 75 का क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर राइट हो जाएगा, बाकी का गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, क्रियात्मक समावयवता ये प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है, यानी कि फंक्शनल। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हो गई, यानी कि 75 तक का क्वेश्चन हमारे डन हो गए। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चंस आपको सर करवाएंगे 76 से 100 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिर अभी आप लोग यहीं पर रुके रहिए, अभी आपका और आगे का डिस्कशन होना बाकी है, कहीं जाना नहीं है। और जो अभी तक डिस्कशन हुआ है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अभी रुके रहिए हमारे आगे के क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए। थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो देखिए, हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं ऑल इंडिया नीट टेस्ट 04 का, तो हिंदी में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, पेपर कैसा रहा आप लोगों का। पेपर आप लोग का बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए आप लोग के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए 51 to 75 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने किया है, 76 क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, 2 क्लोरोहेक्सेन व 3 क्लोरोहेक्सेन है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 क्लोरोहेक्सेन की बात करते हैं, देखिए क्या लिखा आपका CH3, यहाँ पर CH Cl जोड़ दीजिए, फिर हम लोग क्या लिखें CH2 यहाँ पे लिख दिया हम लोग क्या CH2 और क्या लिख दिया हम लोग CH3। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड क्या होगा आपका 6, और यहीं पे हम लोग बात कर दें एंड क्या दिया है 3 क्लोरोहेक्सिन, तो CH3 CH2, यहाँ बात करें हम लोग CH Cl CH2 और क्या हो जाए आपसे CH3। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या होगा आपका, देखिए 2 क्लोरोहेक्सेन दूसरे पोजीशन पे क्या है क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और 3 क्लोरोहेक्सेन तीसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा है क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन है। इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग क्या, जब सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन का पोजीशन चेंज हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थान समावयवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थान समावयवी। क्या बोल देंगे हम लोग, स्थान समावयवी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बात जान लीजिएगा आप लोग, स्थान समावयवी में क्या होता है, बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप का जो होता है पोजीशन चेंज हो जाए, मल्टीपल बांड जिसको बोले मल्टीपल बांड में डबल बांड या ट्रिपल बांड का पोजीशन चेंज हो जाए, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन का पोजीशन चेंज हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थान समावयवी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं 77 की। तो देखिए 77 में क्या दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करने के लिए इस संदर्भ मानक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया आपका है H1, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ C12, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ C13 एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया आपका C14। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करने के लिए हम जानते हैं किसकी बात करेंगे, हम लोग कार्बन 12 की बात करेंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 78 की। देखिए क्या दिया हुआ 78 में, प्रत्येक क्लोरीन के लिए 37 Cl समस्थानिक के लिए क्लोरीन के नमूने में क्या दिया आपका 35 क्लोरीन के 3 समस्थानिक हैं। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, देखिए क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स दिए हुए हैं, क्लोरीन 17 क्या दिया आपका 35 एंड दिया हुआ आपका क्या क्लोरीन 17 क्या दिया आपका 37 दिया हुआ है। ठीक है ना, देखिए दिया हुआ आपका। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे बात करेंगे इसका रेशियो। देखिए क्या दिया हुआ 35 का कितना दिया, 3 समस्थानिक दिया हुआ है, मतलब इसका 3 रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया आपका 1 रेशियो दिया हुआ। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, औसत परमाणु द्रव्यमान किसके लिए, क्लोरीन के लिए। तो बोल दीजिए औसत यहाँ हम लोग लिख देते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग, औसत परमाणु द्रव्यमान
क्या होगा आपका, किसके लिए निकालना हमको है, क्लोरीन के लिए। तो देखिए क्या होगा आपका, इसका वेट इंटू 3 कर दीजिए। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे इसको m1 मान लें, इसको m2 मान लें, तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपान x1 प्लस x2। तो औसत परमाणु द्रव्यमान आपको निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लीजिए 35 इंटू क्या होगा 3 प्लस क्या करेंगे 37 इंटू 1 डिवाइड बाई क्या होगा 3 प्लस 1। तो लिख लीजिए आप यहाँ पे कितना आएगा 105 प्लस कितना आएगा आपका 37 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग क्या 142 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब क्या होगा आपका देखिए 4 3 12 35.5 आ जाएगा। कितना आएगा आपका 35.5। इसका मतलब पूछेगा आपसे क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान, तो क्या होगा 35.5 मीन्स थर्ड इधर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 78 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 79 की। देखिए क्या दिया हुआ है, 75% शुद्धता वाले 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के क्षरण से कैल्शियम ऑक्साइड के कितने ग्राम प्राप्त होंगे। इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा आपका CO2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पूछा क्या है, 40 ग्राम का 75% पहले शुद्धता इसका निकाल लीजिए। तो मान लीजिए परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज शुद्धता की बात करें हम लोग, परसेंटेज शुद्धता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, शुद्धता की बात कर ले हम लोग, तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 75 पर कितने ग्राम का, 40 ग्राम का, तो 40 इंटू 75 डिवाइड बाई क्या होगा 100। इसको काट दीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 4 इंटू 7.5, तो क्या कर दीजिए 4 फते, देखिए 4 5 20, 4 फते 28, 2 और कितना होगा आपका 30, मतलब क्या होगा आपका 30 ग्राम क्या होगा आपका प्योर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा आपसे है, कैल्शियम ऑक्साइड के कितने ग्राम बनेंगे, मतलब इसका वेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कितने ग्राम बनेंगे। अब देखिए इसका वेट कितना दे दिया है 30 ग्राम, कितना दे दिया है 30 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है, परमाणु क्या बोलते हैं मोलर मास, परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो कितना होता है आपका, देखिए 100 ग्राम होता है। कितना होता है 100 ग्राम होता है। और इसकी बात करेंगे तो 40 प्लस कितना होगा 16, 56 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा आपका 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 30 ग्राम दिया हुआ है, तो क्या करें हम लोग जानते हैं कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान क्या बोल देंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट, मतलब भार अपान क्या बोलेंगे, परमाणु भार, इज इक्वल टू क्या होगा, आप देखिए आप बोल सकते हैं हम लोग, तो किसके लिए निकाले हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं CaCO3, और किसकी बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की। तो देखिए क्या दिया हुआ है 30 अपान कितना होगा आपका 100 इज इक्वल टू, इसका वेट पूछ रहा है तो x अपान इसका कितना होगा आपका 56 हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए यहाँ पे, तो कितना होगा आपका, यहाँ x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 56 इंटू क्या होगा आपका 0.3 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 60 क्या हुआ 16.8 ग्राम आ जाएगा। कितना आएगा आपका 16.8 ग्राम आ जाएगा। देखिए आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, क्या थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग है 80 क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 80 क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या दिया 2.1 ग्राम इथाइलिन के पूर्ण दहन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि कितने ग्राम का पूछा आपसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। पूर्ण दहन कर रहा है मतलब कब कंप्लीट कंबस्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एथिलाइलिन, मतलब क्या बोलेंगे C2H4 को अगर हम लोग O2 के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे CO2 प्लस क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा। अब यहाँ बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इसके कितने मोल बनेंगे। तो देखो यहाँ पे C2H4 के देखिए
अगर हम लोग कंप्लीट कंबस्शन कराते हैं, कंप्लीट क्या बोलेंगे हम लोग, संपूर्ण दहन कराएंगे, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं उतने नंबर ऑफ क्या बनते हैं, CO2 बन जाते हैं, और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं उसके हाफ क्या बन जाते हैं, आपके क्या बनते हैं, H2। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या होगा आपका हाफ H2O बन जाता है। अब देखिए 2 2 जा 4 और 2 कितना होगा 6, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम लोग 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 2.8 ग्राम दिया हुआ है, इसका गिवन कितना ग्राम दिया हुआ है, 2.8 ग्राम इसका दिया हुआ है आपसे, ठीक है ना। और इसका मोलर मास निकाल लीजिए, परमाणु क्या बोलेंगे, मोलर मास, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो कितना होगा, 12 दूना 24 और 4 कितना होगा आपका 28, 28 कितना होगा आपका ग्राम। इसकी बात किसका पूछा है, ऑक्सीजन के लिए पूछा है, तो इसका भी निकाल लीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए पूछ रहा है क्या, तो निकाल लीजिए, इसका मोलर मास निकाल लीजिए, 3 इंटू क्या होगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पूछा है कितने ग्राम, फिर वही फार्मूला लगा लीजिए, क्या होगा आपका मोल इज इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, मतलब बोलेंगे भार अपान क्या हो जाएगा आपका परमाणु भार, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं भार कितना दिया है, किसके लिए, देखिए हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, C2H4 का किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, बताइए किसके साथ, O2 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल हैं, इसका मतलब क्या बोल देंगे 2.8 अपान क्या होगा 28 इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसका वेट पूछ रहा है x अपान 3 इंटू क्या होगा आपका 32 हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए तो 0.1 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 96 हो जाएगा। अब 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 6 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9.6 ग्राम। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 80 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं, यहाँ दिया हुआ है क्या आपका 81 क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या दिया 1.6 ग्राम मेथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेथेन, किसकी बात करते हैं, मीथेन की बात करें, और अगर मीथेन की बात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है CH4, और CH4 की बात करेंगे तो इसका मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम होता है। 12 + 4 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं हम लोग हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अगर हम लोग संख्या की बात कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए कितना ग्राम दिया हुआ है 1.6 ग्राम, तो वेट 1.6, मॉलिक्यूलर वेट 16 ग्राम, इनटू क्या करेंगे आवागाद्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, Na इंटू क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो CH4 में देखिए कार्बन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और कितना होगा एक हाइड्रोजन के पास 1, 4 है तो 4 हो जाएगा, मतलब कितने होंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इनटू क्या कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको इससे काट दीजिए कितना आएगा 0.1, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा आपका Na, मतलब आवागाद्रो नंबर के क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो 81 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए आप लोग, ठीक है। पेपर बहुत इजी और कंसेप्चुअल बना हुआ है, आप लोग देखिए अगर अच्छे से किए होंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। 82 की बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यौगिक की संरचना हमेशा स्थिर रहती है और यह उस स्रोत से स्वतंत्र होती है जिससे यौगिक प्राप्त होता है। यह कथन किस पर आधारित होता है, गुणज अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, द्रव्यांश संरक्षण का नियम, गैलू-साक का नियम। तो याद रखिएगा, पूछा गया क्या, यौगिक की संरचना हमेशा स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, और यह उस स्रोत से स्वतंत्र होती है जिससे यौगिक प्राप्त होता है। तो किसके लिए होता है, निश्चित अनुपात का नियम से होता है। किसके लिए होता है, निश्चित अनुपात का नियम होता है, ठीक है ना। चलिए तो बात करेंगे क्या होगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर, निश्चित अनुपात का नियम। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 83 की। 83 देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रतिस्थापित बेंजीन यौगिकों के निम्नलिखित में से कौन सा नाम
सही नहीं है। कौन सा नाम सही नहीं है? तो देखिए सर कौन सा नाम सही नहीं है, आइए देखते हैं। देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, नंबरिंग हम लोग देखो क्या होगा 2 क्लोरो, देखो नंबरिंग क्या होगा आपका OCH3 क्या होगा आपका मिथाक्सी, तो नंबरिंग हमारी कहाँ से हो जाएगी, यही से हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे हम लोग 1 2 3 4, तो क्या होगा ना अल्फाबेट क्रम में देखो ये क्या होंगे, ये तो आपका क्या होगा आपका ये सब के सब क्या है, देखिए इसको हम लोग एनिसाल बोलते हैं और अल्फाबेट क्रम में C पहले आता है, तो क्या बोलेंगे 2 क्लोरो 4 मिथाइल और क्या होगा एनिसाल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनिसाल भी बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं मिथाक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिथाक्सी बेंजीन। तो आपका ये तो सही हो गया। अब पूछा गया इसके लिए, तो देखो यार क्या बोलेंगे हम लोग NH2 दिया हुआ है, CH3 एंड C2H5 दिया हुआ है, तो NH2 क्या होगा एनिलीन फंक्शनल ग्रुप में आपका आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग क्या इसमें, देखिए नंबरिंग हमारी कहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 और अल्फाबेट क्रम में C2H5 का नाम इथाइल होता है, इसको बोलेंगे मिथाइल, तो क्या बोलेंगे 4 एथिल 2 मेथिल और इसको हम लोग क्या बोलेंगे एनिलीन, क्या बोलते हैं एनिलीन बोल देंगे। तो ये भी आपका क्या है सही है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 1 क्लोरो, देखिए अब इसकी नंबरिंग की बात किया जाए, इसकी नंबरिंग की बात कर दिया जाए सर, तो देखो यहाँ पे क्या दे देगा हमका 1 क्लोरो, अच्छा सर देखिए अल्फाबेट क्रम में पहले X आएगा फिर NO2 आएगा, तो क्या बोल देंगे 4 तो लिखा हुआ है 4 क्लोरो 1,3 डाई मेथिल बेंजीन बोल देंगे। बताइए सही है, यही देखिए यहाँ बोल देंगे हम लोग क्या 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोल दें हम लोग, यही हम लोग बोल सकते हैं, बोल दें हम लोग 1 क्लोरो बोल देंगे 2,4 डाई नाइट्रो और हम लोग क्या बोल दें हम लोग बेंजीन बोल दें, तो यही आपका आंसर सही हो जाता। तो क्या होता है आपका 1 क्लोरो 2,4, ऐसे लिखते हम लोग क्या 1 क्लोरो क्या बोल देंगे हम लोग 2,4 क्या बोल दें हम लोग डाई नाइट्रो और फिर हम लोग क्या बोल देंगे बेंजीन, ठीक है ना 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, तो ये आपका सही हो जाता। लेकिन यही क्या है आपका गलत दिया है, वो 4 क्लोरो दे दिया है, तो ये क्या होगा हमारा गलत हो गया। यहाँ देखिए ये क्या होगा पेरेंट कार्बन चेन में आ जाता है, सॉरी क्या बोलेंगे हम लोग मोस्ट प्रियॉरिटी फंक्शनल ग्रुप होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा आपका 3,4 डाई मिथाइल और इसको हम लोग क्या बोलते हैं फिनाइल बोलते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। पूछा क्या सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, यही आपके लिए होगा, ठीक है ना। बताइए चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 84 की बात करें हम लोग 84, देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की उपस्थिति किसके द्वारा दर्शाई जा सकती है, यौगिक को सोडियम के साथ गर्म करने पर, यौगिक को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, यौगिक को बुन्सन फ्लेम के साथ गर्म करने पर, यौगिक को मैग्नीशियम के साथ गर्म करने पर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा। चलिए देखिए क्या होगा आपका, इसका मतलब देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर हम लोग यही क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, अगर हम लोग कार्बन को 2CuO बोल दें क्या क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा 2 मोल कॉपर और प्लस क्या होगा आपका CO2 आपकी बाहर निकल जाएगी। और इसी की हम लोग बात करें तो CO2 अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा, जल्दी से बताइए क्या बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्या बनेगा आपका H2O। देख लीजिए, देखिए 2 और 2 4, तो क्या बन जाएगा आपका H2O हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्की कलर का होता है, दूधिया कलर का होता है। कैसा होता है आपका, दूधिया कलर का। कैसा कलर होता है, दूधिया कलर का होता है, हम लोग बोलते हैं मिल्की कलर का होता है। कैसा होता है, मिल्की कलर का। इसका मतलब हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो यौगिक को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर अगर देखिए कार्बन तो ही प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है ना। चलिए
तो सेकेंड ऑप्शन इधर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 85। अष्टक के नियम के अनुसार, आप जानते हैं अष्टक के नियम के अनुसार की बात किया जाए तो लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल की बात करेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है आपका, न्यूलैंड साहब ने दिया था इसको, और अष्टक का नियम के अनुसार ये होता है कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट से सिमिलरिटी रखता है। जैसे एक म्यूजिकल स्केल क्या होता है, सा रे गा मा पौ ध नी सा। इसका मतलब प्रत्येक 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट से सिमिलरिटी रखता है। जैसे बोला था उन्होंने, जैसे म्यूजिकल स्केल क्या होता है, सा रे गा मा पौ ध नी सा। और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव मींस अष्टक का नियम कितने एलिमेंट तक के लिए वैलिड होता है, कैल्शियम जिसका क्या होता है मोलर मास कितना होता है 40 होता है। ठीक है ना, तो हर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, प्रत्येक 8वां तत्व अपने तत्व के गुण अपने प्रथम तत्व के क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए बात करें हम लोग, क्या दिया हुआ खंड बी की बात करते हैं। खंड बी में देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 112 परमाणु वाले तत्व का नाम और प्रतीक क्या है। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पूछा गया 112 की बात करें तो 112 की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अन, और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं बाई। तो बाई और क्या होगा आपका बाई EM बोल देंगे, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा आपका UUB। क्या बोल देंगे हम लोग, UUB बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा आपका अन बाई EM UUB, यही आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये दिया है अनिल बाई EM 102 का दिया हुआ है यहाँ पे, और देखो 112 बोलेंगे इसको हम लोग, तो 112 का क्या होगा आपका, यही आपका परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम हो जाएगा, और इसका सिंबल क्या होगा UUB हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या 87 की हम लोग बात करें तो बताइए परमाणु संख्या 88 वाले तत्व किस वर्ग से संबंधित होगा। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, वर्ग 12 से, वर्ग 17 से, वर्ग 10 से एंड वर्ग 2 से। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, बोलिए क्या होगा, बोलिए। चलिए देखिए 88 की बात करें तो 88 से पहले वाले एलिमेंट की बात करते हैं तो कौन सा नोबल गैस आएगा आपका, कौन सा होता है बताइए, रेडान होता है। ठीक ना, तो याद रखिएगा 88 वाले की बात करें तो आप जानते हैं अगर हम लोग 88 वाले एलिमेंट यक्स की बात करते हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 88 है, और यही क्या होता है आपका रेडियम होता है। क्या होता है आपका रेडियम होता है, और रेडियम की बात करेंगे तो 21 ग्रुप से बिलोंग करता है। आप जानते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, और बोलेंगे हम लोग क्या बेरियम, और कौन सा हो जाएगा आपका रेडियम हो जाएगा। तो रेडियम की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 88, और 21 ग्रुप के होते हैं सेकेंड, क्या होते हैं सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे मतलब सेकेंड समूह के होते हैं। वर्ग सेकेंड की बात करेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो क्या होता है आपका रेडान, रेडान का कितना होता है 86, और हम लोग क्या बोल देंगे हम लोग क्या 7s2 हो जाएगा। देखो इसके यस सबसेल में बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगा आपका वर्ग सेकेंड का हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा आपका वर्ग सेकेंड का हो जाएगा। 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 88 की बात करें, निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होगी। तो आयनन ऊर्जा आप जानते हैं, आयनन ऊर्जा की बात किया जाए तो लेफ्ट टू राइट पे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा की बात किया जाए बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाएंगे तो बताओ आयनन ऊर्जा क्या होती है आपकी, क्या होती है घटती है। ठीक है ना, यहाँ बात करेंगे तो देखो इस पूछा जाए 1s2 2s2 2p6 3s1, ये कौन सा एलिमेंट होगा आपका सोडियम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये कौन सा होगा आपका फास्फोरस। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये कौन सा होगा सल्फर। और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये कौन सा हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो पूछा किसकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होगी, तो ये देखिए किस ग्रुप के एलिमेंट है
बताइए कौन से ग्रुप है? थर्ड ग्रुप की बात करेंगे, सोडियम, फास्फोरस है, सल्फर है, क्या आपका एल्युमिनियम है। तो अगर ग्रुप की बात की जाए कौन सा पीरियड है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो जाएंगे। जब थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ फास्फोरस और सल्फर की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है आपका, अर्ध भरे हुए पी कक्षक की बात करेंगे। अगर अर्ध भरे हुए पी कक्षक हैं तो उसकी क्या होती है, आयनन ऊर्जा ज़्यादा होती है अपने बगल वाले एटम से, मीन सल्फर से। इसका मतलब फास्फोरस का क्या होगा आपका, आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा किससे, सल्फर से। तो इसका आर्य अगर पूछ देगा आपसे तो आप लगा दीजिएगा यहाँ किसका होगा आपका, फास्फोरस का सबसे ज़्यादा, फिर क्या होगा आपका सल्फर, फिर कौन सा होगा आपका एल्यूमिनियम, फिर कौन सा होगा आपका सोडियम। ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूछा गया क्या, किसकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होगी, तो किसकी होगी आपकी, सेकेंड की आयनन ऊर्जा क्या होगी आपकी, सर्वाधिक हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं, यहाँ दिया हुआ क्या 89, कम दाब पर आसवन को सामान्य रूप से उन द्रवों को परिशुद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो बहुत कम क्वथनांक वाले होते हैं, वाष्पशील होते हैं, अत्यधिक उच्च क्वथनांक वाले होते हैं तथा जो अपने क्वथनांक से नीचे अपघटित हो जाते हैं, अपने क्वथनांकों में बड़ा अंतर रखते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, सभी लोग का आंसर सही है। इसका मतलब देखिए क्या दिया हुआ है, इसका मतलब कम दाब पर आसवन को सामान्य रूप से उन द्रवों को परिशुद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो क्या होते हैं, अत्यधिक उच्च क्वथनांक वाले होते हैं तथा जो अपने क्वथनांक से नीचे क्या होते हैं आपके, अपघटित हो जाते हैं। क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ऑप्शन थर्ड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 90 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 90 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ड्यूमा विधि में दहन पर एक कार्बनिक यौगिक का 0.52 ग्राम 27 डिग्री सेल्सियस पर 570 मिलीमीटर यदि दाब पर कितना दिया होगा, 68.6 मिलीलीटर N2 देता है। यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, इसके लिए देखिए प्रतिशत तो पूछ रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका P2 V2 अपान क्या होगा यहाँ पे T2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब तक इसको हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे V2 नहीं निकाल पाएंगे तब तक इसका हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का प्रतिशत हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो देखिए P1 की बात किया गया है, तो P1 देखो कहाँ दिया हुआ आपका 760 देखो लिखा हुआ है। तो P1 की बात करेंगे तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 7 कितना दिया 56। तो ये भी लिखते चलते हैं, क्या दिया आपका 756 दिया हुआ है। एंड V1 की बात करेंगे देखो कितना दिया आपका 68.6 अपान T1 की बात करेंगे तो देखो 27 डिग्री सेल्सियस है। अगर T1 को केल्विन में चेंज करना हो तो 273 प्लस 27 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 100 केल्विन हो जाएगा। तो कितना लिख देंगे हम लोग, ठीक है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रेशर P2 कितना होता है आपका 760 होता है, इंटू V2 हमको फाइंड आउट करना है, और T2 कितना हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा केल्विन में कितना होता है आपका 273 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले V2 को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से V2 को हम लोग निकालेंगे तो V2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, निकालिए आप लोग जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा आपका, जल्दी बताइए क्या होगा आपका, बोलिए। चलिए कितना आएगा आपका 62.09 आ जाएगा। ठीक है ना। अब वो जब 62.09 आ जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ, या बोलते हम लोग क्या, नाइट्रोजन का प्रतिशत, नाइट्रोजन का प्रतिशत। देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ कितना होता है नाइट्रोजन का, N2 की बात करेंगे तो 28 अपान बोलेंगे 22,000 कितना होगा आपका 400, 28 अपान 22,000 क्या बोलेंगे हम लोग 400, 22,400 इंटू क्या हो जाएगा आपका V2 की वैल्यू कितने को लिखेंगे, फार्मूला क्या होगा आपका, देखो V2 अपान
W इंटू क्या करेंगे हम लोग 100 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो V2 की वैल्यू कितना आएगा आपका 62.9 निकाल लीजिए। तो 28/22,400 इंटू V2 की वैल्यू कितना दिया है 62.09 अपान W का देखो कितना दिया है, W कितना दिया है आपका देखो 0.52 ग्राम, कितना दिया है 0.52 ग्राम। तो 0. क्या देंगे हम लोग 52 ग्राम दिया हुआ है इंटू हम लोग क्या कर देंगे 100। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग, बताइए कितना होगा आपका। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 14 पॉइंट कितना जाएगा आपका 93%, 14.93% आ जाएगा, ठीक है। बोलिए चलिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड इज द क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा था, कैलकुलेटिव था, ऐसा क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको जरूर एक बार देखिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं, देखिए दिया 91 की बात करते हैं। नाइट्रोजन के आकलन में जलडाल विधि में नाइट्रोजन को गुणात्मक रूप से अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित किया जाता है, उसके पश्चात फिर उसे क्षार के मानक विलयन से उपचरित किया जाता है। उपस्थित नाइट्रोजन को इस प्रकार से आंकलित किया जाएगा, नाइट्रोजन गैस NO2 अमोनिया और अमोनियम सल्फेट का अवक्षेप। बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। चलिए इसका मतलब देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, आपने पढ़ा हुआ किसमें पढ़ा हुआ आपने जलडाल विधि में। तो इसमें मतलब क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है आपका अमोनियम सल्फेट बन जाता है। क्या बनता है सोडियम सल्फेट, क्या बनेगा आपका सोडियम सल्फेट बन जाता है। और जब इसको क्षार के साथ मतलब बोलेंगे NaOH ओके 2 मोल ले लेंगे, तो अगर क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाए अमोनियम सल्फेट बन जाता है। और जब इसको क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका Na2 क्या बन जाएगा आपका SO4 सोडियम सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा 2 मोल आपकी अमोनिया बन जाएगी प्लस क्या बन जाएगा आपका 2 मोल H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका सोडियम सल्फेट प्लस अमोनिया प्लस क्या बन जाएगा आपका वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। तो पूछा है उपस्थित नाइट्रोजन को किस प्रकार आकलित किया जा सकता है, तो देखो यहाँ पे क्या दे दिया आपका अमोनिया। क्या होगा आपका अमोनिया, देखिए ठीक है ना। और इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं 2 मोल अमोनिया को अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बनता है अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। तो देखो अमोनिया की बात करेंगे तो किसका होगा आपका अमोनिया गैस हो जाती है। कौन सी होती है अमोनिया गैस हो जाएगी, ठीक है। बोलिए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हम लोग हैं, देखिए तो इसमें मतलब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा अमोनियम सल्फेट बन जाता है। अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका सोडियम सल्फेट प्लस 2 मोल अमोनिया प्लस क्या बनता है 2 मोल आपका क्या बन जाएगा आपका वाटर बन जाता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग क्या 92 की बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है STP पर O2 अमोनिया और CO2 प्रत्येक के 100 ml में अणु किस क्रम में रखते हैं। देखिए सबका ml क्या है सेम है, मतलब अगर आयतन सेम हो जाएगा, अगर आयतन क्या हो जाए समान हो जाए, इसका मतलब क्या बोलेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के गैसों के लिए पूछा जाएगा क्या, अगर आयतन समान है तो पूछा कि अणु का क्रम क्या होगा, तो अणु का क्रम भी क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। क्या होगा अगर आयतन समान है तो अणु समान क्रम में होंगे, अगर आयतन समान है तो अणु क्या होगा समान क्रम में, इसका मतलब क्या होगा सभी समान हो जाएंगे। थर्ड इज द क्या होगा यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 93 की बात करें हम लोग तो अणुओं की अधिकतम संख्या है। तो अणुओं की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं हम लोग क्या, भार अपान क्या होता है, परमाणु भार, और हम लोग बोल सकते हैं इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बोलेंगे, पार्टिकल अणुओं की संख्या अपन क्या बोलेंगे, आवागाद्रो नंबर बोल देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके लिए बात करें फर्स्ट के लिए तो क्या होगा आपका, यहाँ पे निकाल दीजिए 34 अपान कितना दिया भार 34 और H2O का क्या परमाणु भार कितना होता है 18 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग n अपान Na, यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू क्या होगा आपका, निकाल लीजिए 1 पॉइंट कितना आएगा आपका 16 हो जाएगा 0, वन पॉइंट 8 हो जाएगा, 1.8 Na हो जाएगा, ठीक है ना, 1.8 Na हो जाएगा। अब इसके लिए निकाल लीजिए तो क्या होगा आपका 28 अपान 44 इज इक्वल टू n अपान Na, यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, निकाल लीजिए 1 अपान क्या होगा आपका, इसमें कितना जाएगा आप, सॉरी क्या होगा आपका, देखिए 28 अपान 44 है तो 0 पॉइंट निकाल 0 आ जाएगा 8 तो 4 फते 28 तो 4 0.6 क्या होगा आपका Na हो जाएगा, कितना आएगा आपका 0.6 Na हो जाएगा। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं हम लोग क्या इसके लिए निकालें तो कितना आएगा आपका 46 अपान CH3OH की बात करें तो 12 और 4 16 और 16 कितना हो जाएगा आपका 32 इज इक्वल टू n अपान Na हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे तो देखो कितना आएगा 1.32 और 8 40 और 0 तो 3 चौक का 12 1.4 कितना आ जाएगा आपका Na आ जाएगा। और अगर हम लोग इसके लिए निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 54 अपान N2O की बात करें तो 14 इंटू 2 28 प्लस 16 कितना होगा आपका, देखिए 28 क्या होगा आपका 28 प्लस 16 की बात करेंगे तो कितना होगा आपका 44, कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। यहाँ 44 इज इक्वल टू क्या होगा आपका n अपान Na हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा आपका n इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना होगा 10 तो कितना होगा आपका 2 Na हो जाएगा। तो देख सकते हैं किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका 1.8 Na है, इसका 0.6 है, इसका 1.4, इसका 1.2 आ जाएगा। तो क्या होगा सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा होगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ आपका 94 की बात करें तो 1 AMU बराबर है, 1 AMU किसके बराबर होता है, याद रखिएगा हम लोग बोलते हैं 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है आपका, क्या होता है 1 अपान आवागाद्रो नंबर के बराबर होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1.6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1.66 इंटू क्या बोलेंगे 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम हो जाता है, या बोलते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 क्या होगा आपका किलोग्राम होता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट हम लोग क्या करते हैं U से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए भी सही है आपका है, ए भी सही है और आपका ए भी सही है, इसका मतलब क्या होगा आपका ऑल ऑफ द करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलिए, चलिए अब हम लोग बात करेंगे 95 की, 95 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब STP पर H2 के 22.4 लीटर को Cl2 के 11.2 लीटर को मिलाते हैं तो HCl के कितने मोल प्राप्त होंगे। इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग रिएक्शन लिख दें H2 प्लस Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2HCl। अब इसके कितने लीटर दिए हुए हैं,
कितना दिया है 22.4 लीटर दिया हुआ है, इसका कितना दिया है 11.2 लीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसके कितने मोल बनेंगे, मतलब क्या बोलेगा एन की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब इसके एक मोल के लिए देखिए यहाँ इसके एक मोल है, इनिशियल में इसके कितने हैं 1, यहाँ पे 1, यहाँ कितना दिया आपके 2 मोल दिए। तो सबसे पहले क्या करें इस क्वेश्चन के लिए हम लोग लिमिटिंग रीजेंट को हम लोग फाइंड आउट कर लें। तो देखिए यहाँ कितना दिया है 22.4 अपन क्या करते हैं स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर होती है, मतलब क्या होगा आपका 1 मोल हो जाएगा। कितना होगा आपका 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ निकाल लीजिए 11.2 डिवाइड बाई 22.4 तो कितना आ जाएगा आपका 0. देखो 1/2 हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब इसमें क्या होगा आपका देखिए इसकी वैल्यू कम है तो यही क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। क्या बोलेंगे सीमांत अभिकर्मक। ठीक है ना। अब देखिए तो इसी से हमारा क्या होगा आपका प्रोडक्ट डिसाइड होगा कि कितने मोल HCl के बनेंगे। तो देखिए इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल बन रहे हैं तो इसका 0.5 मोल के लिए क्या होंगे तो 0.5 इंटू क्या करेंगे 2, तो इसका मतलब क्या बनेगा आपका 1.0 मोल किसके बन जाएंगे आपके HCl के। यही आपसे पूछा था कि मोल की वैल्यू क्या होगी, तो यही क्या बनेगा आपका 1 क्या बोलेंगे देखो 1.0 मोल किसका बन जाएगा आपका HCl का। देखो 1.4 मोल क्या बनेगा आपका 1.0 या बोलेंगे हम लोग 1 मोल आप क्या होगा आपका HCl का। यही आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन इधर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग है 96 की बात करें तो देखिए क्या दिया हुआ आपका ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसे पूछ रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई आबंध उपस्थित हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करें ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या हम लोग ऐसे लिख देते हैं C, यहाँ पर H लिख दीजिए और यहाँ पे क्या करिए आप डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे H लिख दीजिए और फिर यहाँ पर H ऐसे लिख दीजिए आप। उसके बाद देखिए क्या होगा सर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 10 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। कितने होंगे आपके 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे इसका, और इसका 1 पाई हो जाएगा। कितना होगा आपका 1 पाई। तो मतलब पूछा जाएगा क्या बताओ तो कितने 10 सिग्मा और कितना होगा आपका 2 + 1 3, तो कितना होगा आपका 10 सिग्मा प्लस क्या होगा आपका 3 पाई हो जाएगा। ठीक है ना। इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना के हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितने होंगे। ठीक है, बोलिए। आइए देखते हैं हम लोग हैं 97 की बात करते हैं। तो 97 में क्या दिया हुआ है दिए गए यौगिक में प्रत्येक कार्बन में किस प्रकार का संकरण है, मतलब क्या बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो देख लीजिए सर यहाँ पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ पे ऐसे आप पहले लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए C, यहाँ पे H लिख दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H लिख दीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे N बोल दीजिए। अब हम लोग पूछा जाए तो क्या पूछा जाए आपसे क्या कि देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो आप बता देंगे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं 4 सिग्मा बॉन्ड हैं 1 2 3 4। यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे 1 2 और ये क्या होगा आपका 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 1 2 और कितना होगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे कितना होगा आपका 1 सिग्मा बॉन्ड। मीन्स इससे पूछ सकते हैं कि बताओ अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp3 हो जाएगा। यहाँ 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा। यहाँ पूछा जाएगा तो 1 2 3 है तो क्या होगा आपका sp2 हो जाएगा। और इस कार्बन की बात करेंगे तो कितने 1 2 ही है तो क्या हो जाएगा आपका sp हो जाएगा। तो यही हमारा होगा क्या संकरण sp3 sp2 sp2 और sp हो जाएगा। देखिए कौन सा होगा आपका यही फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए इसका मतलब आप लोग का पेपर बहुत शानदार हुआ है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं, देखिए क्या दिया हुआ आपसे है 98 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन किया गया क्या दिए गए यौगिक के लिए सही नाम है, मतलब क्या होगा आपका सही नाम क्या होगा।
चलिए भैया करेक्ट नाम देखते हैं। तो देखो क्या होगा आपका, अगर हम लोग नंबरिंग करें तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे क्या 1 2 3, तीसरे पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, है क्या है, इथाइल। और अगर हम लोग इधर से देखें तो 1 2 3, तीसरे पे मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट करें, पहले ई का नाम पहले आ जाएगा, तो नंबरिंग कहाँ हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होगा आपका 3 इथाइल 5 मिथाइल और कितना होगा आपका हेप्टेन। देख लीजिए, देखिए कौन सा आंसर, 3 एथिल 5 मेथिल और क्या होगा आपका हेप्टेन। यही आपका आंसर सही है, 3 एथिल 5 मेथिल और क्या होगा आपका हेप्टेन। तो 98 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 99 की बात करें तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का नाम आईपीएसी नाम से सही रूप से मिलान नहीं है। चलिए सर देखते हैं, मिलान की बात की है तो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग क्या होगा आपका, यहाँ देखिए CH3 CH2 CH2 COO CH2 CH3 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख दें, हम लोग क्या यहाँ पे और आपका हम लोग ऐसे लिख दें, तो इसको क्या बोलेंगे एथिल। तो क्या होगा आपका एथिल ब्यूटेनोएट। नंबरिंग क्या होगा आपका 1 2 3 4, तो क्या होगा आपका एथिल ब्यूटेनोएट। ये तो आपका सही है। यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करें तो क्या होगा 1 2 3 4, तो क्या होगा आपका 3 मेथिल ब्यूटेनल, ये भी आपका सही है। यहाँ देखिए क्या होगा आपका 1 2 3, नहीं इधर से नंबरिंग नहीं होगा, इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5, तो क्या होगा आप बताइए, क्या होगा आपका 2 मेथिल पेंटेन, 5 कार्बन तो है, क्या बोलेंगे 3 ओन, तो क्या होगा आपका 2 मेथिल पेंटेन 3 ओन, ये भी सही है। देखते हैं इसका क्या होगा आपका 1 2, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अप साइड चेन, तो 1 2 3 4, तो क्या होगा आपका 3 मिथाइल, 3 मेथिल तो सही है, ब्यूटेन भी सही है, और क्या लिखा 3 आल, 3 आल नहीं होगा, क्या होगा आपका 2 आल हो जाएगा। ठीक है ना, तब सही हो जाता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो फोर्थ इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नाम सही नहीं इसका है। ठीक है ना, सही क्या होता है आपका 2 आल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 100 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है, बोरान कार्बन नाइट्रोजन व ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन बनता का सही क्रम है। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। आप जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे तो आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट पे जाने पर क्या होती है बताइए, इंक्रीज करती है, बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम पे जाने पर क्या होती है, घटती है। क्या हो गया आपकी, डिक्रीज होती है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है इसके किसके लिए, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड आवर्त के एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, देखिए क्या बोला गया आपसे, बोरान कार्बन नाइट्रोजन और कौन सा है आपका ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता नोबल गैसेज और जो हाफ फील्ड होते हैं और जो फुल फील्ड होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, लगभग 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1s2 2s2 और क्या होगा आपका 2p3 हो जाएगा। तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे हाफ फील्ड अर्ध भरे हुए पी कक्षक की बात करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू जब सबसे कम हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा आपका ऑक्सीजन का। तो देख लीजिए ऑक्सीजन का तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, ऑक्सीजन के बाद बताओ कौन सा आएगा आपका, कौन सा आएगा आपका ऑक्सीजन के बाद, कार्बन आ जाएगा। कार्बन के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, बोरान आ जाएगा, और बोरान के बाद कौन सा आएगा आपका नाइट्रोजन। मीन्स नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम, ये मिनिमम हो जाएगा, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ दिया हुआ आपका है कौन सा आंसर है आपका, देखिए ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर क्या होगा नाइट्रोजन, नहीं नाइट्रोजन नहीं, ठीक गलत हो गया आपका। नाइट्रोजन का देखो सबसे कम, तो इसी की बात करेंगे। देखो ऑक्सीजन, कार्बन, बोरान एंड नाइट्रोजन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या होगा आपका यहीं पे
100 का थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। ठीक है ना। तो ये रहे हमारे 76 से लेकर 100 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने हिंदी में डिस्कस किया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। तो रिवाइज करते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, ताकि आप लोग का देखिए नीट 2025 में जब आप लोग एग्जाम दें तो शानदार रैंक के साथ अपने अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।